स्टार्ट करेंगे क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम. I would like to tell you this chapter brings you a very good chemistry in your mind because it is the base of chemistry. This chapter will teach you that what is there in the atom. What is there in the atom? If you break the atom, because हमने पिछले चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ा कि जो मैटर है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है, जो सबसे छोटी चीज है मैटर की, वो है एटम. हमने ये पढ़ा. पर एटम के अंदर क्या है, व्हाट्स देयर इनसाइड द एटम, हमें आज वो पढ़ना है. सेकंड, एटम के अंदर जो सारी चीजें हैं उनकी डिस्कवरी किसने करी, कैसे हुई, वो सारी चीजें पढ़ेंगे. फिर एटम के अंदर जो सारी चीजें उनको ढूंढ तो लिया, पर वो है कहाँ, एटम में रहते कैसे हैं, कौन कहाँ रहता है, वो सब बताएंगे आपको कि एटम के अंदर एक्चुअली आपको आज एटम के अंदर लेके चलेंगे. लाइक मेंटली वी आर गोइंग टू हैव अ पिकनिक टुडे. द स्पॉट इज एटम एंड वी विल सी व्हाट इज देयर इनसाइड द एटम. बट इससे पहले कि आप और मुस्कुराओ, हम वापस आ जाते हैं, डिस्कवरी स्टार्ट करते हैं. तो प्रीत को लग रहा है यार ये क्या दीदी बोले जा रही है. स्टार्ट करते हैं एटम के बारे में. क्लास, यहाँ डाल्टन की थ्योरी थोड़ी सी झूठी हो गई थी, गलत हो गई थी, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि एटम ब्रेक नहीं हो सकता. पॉज करो ऋषि. तो एटम को अगर आप ब्रेक करो तो एटम के अंदर से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स. दे आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स which are there in an atom. अब मुझे नहीं पता आपके स्कूल्स में इसको कराएंगे नहीं कराएंगे, बट मैं आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी डिटेल में समझाना चाहती हूँ. ताकि थोड़ा सा कहना कहीं ऐसा अगर मैं आ गई तो फिर पता नहीं क्या हो, मुश्किल में आ जाएंगे आप. प्राची, रोज तो मेरी आंखों के सामने ही बैठोगी. दीदी वो अटैच नहीं हुआ है. कर देंगे. चलिए ध्यान से देखिएगा सभी. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब. इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं. नेम दिया था साइंटिस्ट ने. ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि नीड नहीं है आपके कोर्स में, सब है भी नहीं, बट फॉर योर नॉलेज आई एम गोइंग टू टीच यू. ये पूरा सेटअप किया था साइंटिस्ट जे थॉमसन ने. पहले जे थॉमसन बाबा आए थे, उसके बाद आए थे ई गोल्डस्टीन. तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया इसमें से, वही ई गोल्डस्टीन को प्रोटॉन दिखा इसमें. तो उन्होंने करा क्या था, यहाँ पे करीबन 100 वोल्टेज सप्लाई की थी. इतनी ज्यादा अमाउंट में करंट इसको सप्लाई किया गया था. और यहाँ ना एक वैक्यूम पंप लगाया गया था जिससे कंट्रोल करते थे प्रेशर. तो लो प्रेशर रखा गया था. प्रेशर लो का मतलब है कि अंदर जो गैस है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में थी. कहीं पर रूम में अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस होती है तो मतलब प्रेशर वहां ज्यादा है. प्रेशर कुकर देखो जरा, कभी खुलता है तो क्या निकलती है, सारी स्टीम इतनी ज्यादा. तो आपके किचन में भी इतनी स्टीम नहीं होती जितनी अकेले उस प्रेशर कुकर में समाई होती है. फिर जब वो प्रेशर कुकर खुलता है तो खुलता नहीं है कभी तुमसे, हाँ वो अलग बात है. वो तो उसमें देखा सारी स्टीम उस किचन में पूरा फैल जाती है. तो कितना ज्यादा अमाउंट में गैस उसमें था, तो प्रेशर था. लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के बाद जब करंट सप्लाई किया जाता है, ध्यान से सुनना, तो ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करती है. मतलब इसमें एक लाइट आती है बहुत तेजी से, और कुछ रेज ऐसा माना जाता है कि यहां से यहां ट्रैवल करती हैं. और ये जो बनाए गए हैं ये 2 रॉड्स हैं. मेटल की रॉड्स थी, 2 मेटल थी. इसका नाम था कैथोड और इसका नाम है एनोड. एनोड आपके पास पॉजिटिव और कैथोड आपके पास नेगेटिव. तो जे थॉमसन साइंटिस्ट ने कहा कि कैथोड से निकलने वाली रेज, नेगेटिव साइड से निकलने वाली रेज में जरूर नेगेटिव कोई पार्टिकल्स होंगे, और वो नेगेटिव पार्टिकल्स दुनिया में हर एटम में होंगे, और उनका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स.
समझ में आया? फिर गोल्डस्टीन ने कहा अच्छा भाई तुम कह रहे हो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव भी होंगे। रेज अगर कैथोड से निकली है तो एनोड से भी निकली होंगी, और उन रेज में कौन से पार्टिकल्स होंगे? पॉजिटिव पार्टिकल्स, यानी कि तो इलेक्ट्रॉन्स दे आर नेगेटिव पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स दे आर पॉजिटिव पार्टिकल्स। अब आपको एक चीज बताएं, बहुत ध्यान से सुनना सभी। अगर मैं बोलूं कि इस रूम में प्रेजेंट गैसेस को हम देख सकते हैं तो शायद तुम्हें थोड़ा वियर्ड लगेगा, पर यस, ये वो कंडीशन थी जिसमें रेज ट्रैवल होती हुई दिखी। ये कब होता है? जब बहुत तेजी से टेम्परेचर, बहुत तेजी से करंट कहीं पर सप्लाई किया जाता है और प्रेशर बहुत लो किया जाता है, ऐसा ऊपर थंडरस्टॉर्म में बिजली कड़कती है तब होता है। इसलिए लाइटनिंग देखो कितनी तेज होती है उसमें। प्राची कह रही हमने कभी देखा ही नहीं, आवाज सुन के ऐसा छुप जाते हैं, आज तक बाहर ही नहीं है। बेटा ऐसा नहीं, बेटा लाइट आती है पूरे, मतलब ना आसमान में से चमक जाता है, देखो कभी जाके। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? ये चीज क्लियर हुई? इतना डिटेल में नहीं जाना, बट हाँ ऊपर ऊपर से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये मतलब किया क्यों? ये किया क्यों था? हाँ, एक्चुअली हुआ क्यों था? क्योंकि जे थॉमसन उस समय थंडरस्टॉर्म पे डिस्कवरी कर रहे थे, तो ये सेटअप उस चीज के लिए बनाया गया था। पर डिस्कवरी करने हम किसी और की निकलते हैं और करके कुछ और आ जाते हैं। जैसे हमारी मम्मी पैसे देती है कि जाओ सत्यम जाके मार्केट से पटेटो ले आओ, जो भी और वेजिटेबल्स मंगाती है, तो इनका गोल कुछ और होता है, रास्ते में इन्हें कुछ और दिखा, ये बस लेकर आ गए। फिर घर पर वो जो होता है वो अलग कहानी है, वो नहीं बताएंगे। पॉज करो। ये सारी चीजें रिपीट करी ई गोल्डस्टीन ने। ये तो जे थॉमसन का सेटअप था, सेम ही सेटअप लिया था ई गोल्डस्टीन ने, तो दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ई गोल्डस्टीन ने जब प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था उसने भी सेम सेटअप किया था। एनोड से जाने वाली रेस को बोला ये रेस पॉजिटिव होंगी, और ये पॉजिटिव रेस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे प्रोटॉन्स। साथ ही मैंने तुम्हें चार्ज एंड मास भी लिखवाया था इलेक्ट्रॉन का, वो आपको लर्न करना है, याद करना है। अब मैं प्रोटॉन का भी मास एंड चार्ज लिखवा देती हूँ। इसके आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तो डिस्कवरी थी, इसके आगे पढ़ेंगे कि जो साइंटिस्ट था ना जे थॉमसन, उसने अपना मॉडल दिया। जैसे आप लोग साइंस में मॉडल बनाते हो, वैसे उसने भी एक मॉडल बना। उसने ये बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं। बाद में उसका मॉडल फेल हो गया जे थॉमसन का, और फिर जे थॉमसन के बाद एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल आया, वो था रदरफोर्ड, जिसका एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना है, पूरा डिटेल में रदरफोर्ड पढ़ना है। आज हम जे थॉमसन और रदरफोर्ड खत्म कर लेंगे। फिर बोर आया था, एंड अब तक हम सिर्फ उसी का ही पर्टिकुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्योंकि नील बोहर के बाद कोई और साइंटिस्ट आया ही नहीं और जिसने उससे सक्सेसफुल कुछ बताया हो। तो अब तक हम जो एटम के बारे में डिटेल चीजें जान रहे हैं, वो सब कुछ किसका मॉडल पढ़ रहे हैं? नील बोहर का। ठीक है, पॉज करो, पहले लिख लो, ध्यान से सुनेंगे सारी क्लास। अभी हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली, उसके बाद जेम्स चैडविक आए थे। पर एक्चुअली ना पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, सुनो ध्यान से, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इन दोनों के बाद जे थॉमसन का मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, तब जान के न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे। मतलब बेसिकली रदरफोर्ड के आसपास ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए एटम के अंदर, फिर प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का अभी कुछ पता ही नहीं है। न्यूट्रॉन डिस्कवर होने से पहले किसका मॉडल आ गया था? उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जिसको किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, पर आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आपको साइंटिस्ट का नेम जरूर याद रखना है किसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब जरा ध्यान से सुनो, जे थॉमसन का मॉडल क्या था, जो कि बाद में अभी रिजेक्ट भी होगा। जे थॉमसन्स मॉडल में खाली एम लिख रही हो, आप पूरा लिख लेना।
उसने बोला था एक एटम पूरा का पूरा वाटरमेलन की जैसा है। एक एटम एक वाटरमेलन की जैसा होता है, जिसमें सारा रेड पार्ट जो आप लोग खाते हैं, ये सारा प्रोटॉन है, पॉजिटिव पार्ट है। उसने बोला एटम एक बॉल की तरह है, जैसे बॉल को अंदर से अगर आप ध्यान से देखो तो बॉल के अंदर सारा प्रोटॉन फैला हुआ है, और कहीं कहीं पर फिक्स्ड जगह पर नेगेटिव चीजें हैं, और ये नेगेटिव पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला प्रोटॉन सारा फैला हुआ है पूरे एटम में। एटम कैसा? एक स्फीयर के जैसे, एक बॉल के जैसे, एक वाटरमेलन के जैसे है। क्रिसमस का केक देखा हो तो केक में कहीं कहीं रेजिन्स आती है, किशमिश। तो जो पूरा केक में ब्रेड वाला पार्ट है वो प्रोटॉन, और कहीं कहीं जो किशमिश या रेजिन आपको देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रॉन। तो ये था थॉमसन मॉडल। बाद में रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि थॉमसन ने एक तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कोई करेक्ट पोजीशन नहीं बताई थी, ऐसे बोल दिया प्रोटॉन फैला हुआ है, थोड़ी होता है। दूसरा, थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जो भी रदरफोर्ड आगे अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर करेगा, इसलिए इसका मॉडल आगे जाके रिजेक्ट हो गया। तो अब हम इसी की रिजेक्शन वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। रिजेक्शन को बोलते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक या लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज, ये तीनों एक ही वर्ड है। तो आप ये तीनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड अगर क्वेश्चन में आए तो यानी कि आपको डिसएडवांटेज बोले तो मतलब ड्रॉबैक भी वही होते हैं, लिमिटेशंस भी वही होते हैं, मतलब उसकी गलतियां, एक तरीके से उसकी मिस्टेक्स। और हायर क्लास में जाएंगे तो एक और वर्ड पढ़ेंगे, एनोमलीज। एनोमलीज, ANOMALIES, ठीक है? पॉज करो। एक पॉइंट रह गया समझाना, जितने पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आएगा? इतना समझो कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को कैंसिल इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर अगर 10 प्लस है तो 10 ही माइनस है, दोनों बराबर होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। इसीलिए एटम को न्यूट्रल बोला जाता है, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। मान लो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते, प्रीत, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन्स होते और 10 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा है? तो ऊपर 1 माइनस आता है। क्यों माइनस आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन पे नेगेटिव चार्ज है। मान लो यहाँ पे 15 प्रोटॉन होते, 15 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 प्लस चार्ज आता है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है और कितने ज्यादा है? 5, तो 5 प्लस। तो इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा? मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर है, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो एटम होगा न्यूट्रल। यही बात है सेकंड पॉइंट में, ठीक है? बोर्ड पे देखें सभी। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आ रहे हैं वो है रदरफोर्ड। हम पढ़ने वाले रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। वहां पे दिख रहा है? मैनेज करो थोड़ा सा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, ध्यान से सुनो। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली थी। क्यों उसने गोल्ड फॉइल लिया था? क्योंकि गोल्ड दुनिया का सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट है, जिसको हम सबसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे थिन शीट गोल्ड की बना दी गई, इतनी पतली शीट कि उस शीट में बस एक एक ही एटम थे। तो यहाँ पे अगर आपको बताएं तो ये थे आपके पास गोल्ड फॉइल के एटम्स। और एटम के सेंटर में देयर इज अ न्यूक्लियस। ये है क्लास गोल्ड फॉइल। फिलहाल एटम क्यों मैंने आपको बोला कि एक एक एटम है, ध्यान से सुनना, क्योंकि गोल्ड फॉइल इससे ज्यादा थिन हो ही नहीं सकती, इतनी पतली हो गई थी कि उसमें सिर्फ एक एटम था। उसके बाद यहां पे इस तरफ
ये आपके पास एक प्रोटेक्शन लगाया गया और यहां हमने लिए बहुत ये सोर्स लिया. दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बताते हैं. दे आर हीलियम 2+ पार्टिकल्स. हीलियम +2 पार्टिकल्स है. ये है क्या, मतलब एक्चुअली क्या है. हीलियम एटम आप सबको पता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और हीलियम में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. हीलियम में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और आपको आज एक राज की बात बताया. राज की, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं. तो अगर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 ही प्रोटॉन्स है. हमने हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल लिए. अब बस क्या बचा हीलियम में 2, तो चार्ज दे दिया उन्होंने 2+ चार्ज कि हम हैं, बता रहे हैं. पहले क्यों नहीं था चार्ज? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन का चार्ज आपस में कैंसिल हो रहा था. दोबारा सुनो, एक एटम हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर कैरी करता है उतने ही प्रोटॉन्स भी कैरी करता है. एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर कैरी करता है उतने ही, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 ही प्रोटॉन्स होंगे. हमने हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो अब सिर्फ प्रोटॉन बचे, तो जिनका चार्ज किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए हीलियम +2 चार्ज. इसे कहते हैं अल्फा. ये साइन होता है बेटा अल्फा का, ये सिंबल होता है अल्फा. अल्फा पार्टिकल्स हमने लिए. हमने अल्फा पार्टिकल्स इसलिए लिए क्योंकि पहली बात, दे कैन क्रॉस एनीथिंग. ये किसी को भी क्रॉस करके वहां से बाहर निकल सकता है. और दूसरा, ये बहुत स्पीड में चलते हैं और बहुत ही लाइटेस्ट, बहुत हल्के से पार्टिकल्स है, बहुत छोटे हैं साइज में. तो इन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, यहां से निकले. तो जब ये पार्टिकल्स निकल रहे थे तो ये यहां से क्रॉस करके बाहर चले गए. दिख रहा है आपको? पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हुए जो अपने रास्ते से डेविएट हो गए. ये देखा, कुछ पार्टिकल्स सीधे ना जाके मुड़ गए. उन्हें कोई दिख गया, हेलो, चले गए वहां. तो ऐसा हो गया उनके साथ. जाना सीधा चाहिए था ऋषि यादव, पर दिख गया कोई, चले गए. या फिर यहाँ कोई ऐसा बंदा खड़ा था, जैसे मान लो कि आप बंक कर रहे हो क्लास, स्कूल में घूम रहे हो इधर उधर, वही टीचर खड़ी जिसका पीरियड लगना है, तो आप ऐसे मुड़ जाओगे, आप ऐसे जाने लग जाओगे. लिटरली यही होगा. तो ये हो गया भाई, यहाँ पे इसको पता नहीं क्या हुआ, ये मुड़ गया यहाँ से. तो रदरफोर्ड का दिमाग दौड़ा. रदरफोर्ड ने कहा यार भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ ऐसा है कि ये अल्फा पार्टिकल अपनी जगह पे सीधा जाने के बदले मजबूर हो गया. इसने अपना रास्ता डेविएट कर लिया. वर्ड याद रखना, डेविएट. दे डेविएट. और कुछ के साथ तो बेचारों के साथ बहुत ही बुरा हुआ. गए और टकरा के रुक क्यों गए, वहीं से वापस आ गए. मतलब गए और ऐसा लगा किसी ने उन्हें धक्का मारा, वो टकराए और वापस वही. उन्होंने कहा भाई तुम वापस क्यों आ रहे हो? उसने देखा कुछ पार्टिकल्स जो वापस आ रहे हैं. हाँ, टीचर से ही टकरा के लगता है, तो वही वापस आ गए चाटा करके. बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो अभी इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो सब कुछ हुआ, इससे रदरफोर्ड को ये पता चला कि क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स क्रॉस कर गए, इसलिए एटम का ज्यादातर स्पेस खाली था. तभी तो निकल गए वहां से. और उसने बोला जरूर एटम के सेंटर में कुछ ऐसा है और जो बहुत हैवी है, और वो ना पॉजिटिव चार्ज का ही होगा जरूर. अब तुम कहोगे पॉजिटिव क्यों? क्योंकि बच्चे, दुनिया में अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर आपको वापस भेजना है, कोई ताकत है जो उसको हटा सकता है, वो खुद पॉजिटिव होना चाहिए. अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसको आपको चाहते हो कि इससे कोई टकराए और नेगेटिव वापस चला जाए, तो वो नेगेटिव होना चाहिए. हमेशा याद रखना, नेगेटिव रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं एक दूसरे को. और पॉजिटिव को कौन धक्का दे सकता है? तो उसने बोला जरूर यहाँ पे कुछ ऐसा है जो बहुत हैवी है, पहला, और वो सेंटर में है. दूसरा, वो पॉजिटिव चार्ज का है. तीसरा, और वो बहुत छोटा है, क्योंकि बड़ा होता तो सारे एटम्स वापस इधर उधर, सारे पार्टिकल्स वापस आ जाते. क्या क्या पता चला?
जो भी चीज एटम के जो भी चीज है जो यहाँ पर कुछ क्रिएट कर रही है हैवी है वो हैवी है, वो सेंटर में है, इट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज पॉजिटिव इन नेचर. इट इज वेरी हैवी, इट इज एट सेंटर ऑफ द एटम. इट इज स्मॉल ये नोट करना है. एंड इट इज पॉजिटिव इन चार्ज. तो इन सब से रदरफोर्ड फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचे और उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि एटम के अंदर और कुछ नहीं. सब अभी देखो इधर बोर्ड पर. ही कंक्लूडेड एटम के अंदर और कुछ नहीं है, जो कुछ सेंटर में है उसको नाम दे दिया उन्होंने ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन रहते हैं. और बोला इलेक्ट्रॉन्स ना इसके आसपास घूमते होंगे तभी और इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है और आने वाले कौन है, वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या ये समझ में आया? पॉज करिए एक बार.